अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। रात 11 बजे के करीब करीम भाई मुझे अपने झोंपड़ी नुमा क्वार्टर में छोड़कर अपने हाइड आउट की तरफ चला गया। सुबह बहुत जल्दी आ गया, अभी पू फट रही थी। उसने आते ही मुझे जगा दिया। कहने लगा मैं रात को सो नहीं सका। यही ख्याल आता था कि अगर हमारा मंसूबा नाकाम हो गया तो ये जितने कोबरा हेलीकॉप्टर, मीडियम फील्ड गन और गोला बारूद जहाज़ में आया है और दवार काकी के कले में डंप है, ये सारे का सारा कश्मीरी मुजाहिदीन पर इस्तेमाल हो गया। मैंने करीम भाई से कहा, दोस्त, इमोनेशन से भरी हुई जो गाड़ी हमने मडघाट के स्टेशन पर उड़ाई थी उसके बारे में भी हम इसी तरह सोचते थे, मगर उसका जो हशर हुआ वो सारी दुनिया को मालूम है। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, अगर हमने अक्लमंदी, होशियारी और साबित कदमी से काम लिया तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। ये बताओ रुस्तम भाई सुराग रसानी करके कब आ रहा है? मेरा ख्याल है वो दोपहर से पहले नहीं आएगा। उसे अपने पारसी ठेकेदार उस्ताद के घर जाकर सारी तफसीलात मालूम करनी होगी। दुआ करो कि पारसी ठेकेदार को ये सारी बातें मालूम हों। दोपहर तक करीम भाई मेरे पास ही रहा। हम दोनों साधु जोगियों के भेष में झोंपड़ी के बाहर बैठे, वहाँ से गुजरने वालों को दिखाने के लिए मनकों की माला का जाप करते रहे और एक दूसरे से बातें भी करते रहे। दोपहर के बाद दूर से हमें रुस्तम भाई आता नजर आया। करीम भाई बोला, रुस्तम आ गया है, हमें झोंपड़ी के अंदर चले जाना चाहिए। हम एक दूसरे के पीछे उड़कर झोंपड़ी के अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद रुस्तम भाई भी सीधा झोंपड़ी में आया और हमारे पास सफ पर बैठ गया। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। करीम भाई भी खामोश था। रुस्तम भाई ने कहा, मुझे जो बातें मालूम हुई हैं वो ये है कि ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन हरिनाथ जामनगर के फौजी गरीजन से चेकिंग के लिए आ रहा है। ये पहले राजपूत राइफल्स की सिंगल कोर में था। दूसरी बात जो ख़ास तौर पर मैंने मालूम की है वो ये है कि ये कैप्टन पहली बार दवारका की फोर्ट में चेकिंग के लिए आ रहा है। इससे पहले वो फोर्ट में कभी नहीं आया। तीसरी बात ये मालूम है कि कैप्टन हरिनाथ आज और कल का दिन छोड़कर परसों दोपहर के बाद फौजी जीप में अपने उर्दली के साथ जामनगर से चले गया और माहमपुरी और गदरा से होता हुआ शाम होने से पहले पहले दवारका की फोर्ट पहुंच जाएगा। मेरे लिए ये मालूमात बहुत थी। हकीकत यह है कि मुझे इतनी तवक्को ही नहीं थी जितनी मालूमात रुस्तम भाई हासिल करके ले आया था। इसके बाद मैंने रुस्तम को भी अपने कमांडो ऑपरेशन से आगाह कर दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने एक बार फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह कैप्टन हरिनाथ कले में पहली बार आ रहा है और उसे वहाँ किसी फौजी अफसर या जवान ने नहीं देखा? और रुस्तम भाई कहने लगा, मेरे पारसी उस्ताद ने अपनी तरफ से जो खोज लगाया है उसके मुताबिक तो ये फौजी अफसर पहली बार दवारका की आ रहा है और उसे वहाँ किसी अफसर या जवान ने आज तक नहीं देखा। इस नुक्ते के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र था, क्योंकि इसी एक नुक्ते पर मेरे कमांडो ऑपरेशन की कामयाबी या नाकामी का दरोमदार था। मैंने रुस्तम से कहा, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में तुम एक बार फिर पूरी तरह से सुराग रसानी कर लो कि ये हिंदू कैप्टन दवारका की फौज के फौजी जवानों और अफसरों के लिए बिल्कुल नया चेहरा है। और रुस्तम भाई बोला, फिर मैं कल शाम ही को उसकी बाबत आपको कुछ बता सकूँगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल शाम को यहाँ आकर बता देना। तब तक हम दूसरी ज़रूरी तैयारियाँ करते हैं। 2 दिन बाकी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। टारगेट का तयन हमने कर लिया है। शिकार को निशाने की जद में ले लिया है। अब सिर्फ ट्रिगर ही दबाना है। जब रुस्तम दूसरे दिन शाम को आने का कहकर चला गया तो मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई, हमें अभी चलकर जामनगर से दवारका की आने वाली सड़क की रेकिंग करनी होगी और उसका जायजा लेकर दवारका के करीब कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहाँ बड़ी सड़क में से कोई छोटी सड़क निकल कर दरख्तों, झाड़ियों या किसी भी तरफ जाती हो। करीम भाई ने कहा, यह सारी सड़क मेरी देखी हुई है। महमपुरी कस्बा आधे रास्ते में है। गादरा का कस्बा दवारका की से सड़क पर 20-30 मील ही है। हम यहाँ कोई जगह तलाश कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं ये काम अभी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और ज़रूरी काम भी है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो और तुम्हें ही करना होगा। वो काम यह है कि कहीं से इंडियन मिलिट्री पुलिस के जवानों की पूरी वर्दियाँ चाहिए। 2 पिस्टल भी बेल्ट के साथ होंगे, हाँ वो नकली ही क्यों ना हो। मैं इस कमांडो ऑपरेशन में फायरिंग नहीं करूँगा। तुम्हारे पास एक चाकू होना चाहिए। मुझे चाकू की भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इंटेलिजेंस के कैप्टन हरिनाथ की वर्दी खून आलूद नहीं होनी चाहिए। करीम भाई कुछ देर गौर करने के बाद बोला, फौजी वर्दियाँ यहाँ दवार काकी में नहीं मिलती हैं, ये हमें जामनगर के पुराने बाजार से मिल जाएंगी। इसके लिए मैं आज ही जामनगर चला जाऊंगा। कल सुबह दोनों वर्दियाँ फौजी यूनिट और मिलिट्री पुलिस की खास टोपियाँ, जिनका इंडियन मिलिट्री पुलिस में इसी साल रिवाज हुआ है, लेकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से दवारका की जामनगर सड़क पर चलते हैं। मेरे साथ हो। अब हमारा एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। सूरत हाल की इमरजेंसी और नज़ाकत का करीम भाई को भी पूरा एहसास था। हम उसी वक्त झोंपड़ी से निकले और उसी सड़क की तरफ चल पड़े जो दवारकागी से जामनगर की तरफ जाती थी। जिन लोगों ने यह इलाका देखा हुआ है वो जानते होंगे कि यह इलाका घने जंगलों वाला नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर डेल्टे का दलदली इलाका है। दवारकागी के तीनों तरफ समंदर है, सिर्फ एक तरफ खुश्की है। शहर में सत्ता समंदर का पानी अंदर तक आ गया है। कहीं रेती रेत है और कहीं दलदली मैदान शुरू हो जाते हैं। यहाँ जगह जगह समुद्री झाड़ियाँ उगी हुई हैं। जो सड़क जामनगर को जाती है वो शहर से काफ़ी हटकर है, मगर जवार भाटा की रातों में समंदर यहाँ तक भी मार करता है और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो जाती है। ये बात मेरे मंसूबे को तकवीत पहुँचा दी थी। हम रक्शे में आए और सड़क के शुरू में उतरने की बजाय रक्शे को लेकर गादरा की तरफ चल दिए। मैं सड़क की दोनों जानब बड़े गौर से देख रहा था। शहर से कोई 3-4 मील बाहर निकलने के बाद अचानक एक जगह मुझे बड़ी सड़क में से एक छोटी सी सड़क नारियल और ताड़ के झुंडों की तरफ जाती नजर आई। मैंने करीम भाई को इशारा किया। उसने वहीं रिक्शा रुकवा कर उसे पैसे दिए और वापस भेज दिया। मैं उस जगह पर आ गया जहाँ बड़ी सड़क में से एक छोटी सड़क निकलती थी। जामनगर को जाती बड़ी सड़क कोई इतनी बड़ी सड़क नहीं थी। बकौल करीम भाई के महामपुरी से आगे जाकर यह सड़क कुशादा हो जाती थी। यहाँ से यह कुछ खस्ता हाल भी थी। दोनों जानब थोड़े थोड़े फासले पर नारियल और ताड़ के दरख्त आ जाते थे। जो छोटी सड़क उसमें से निकल रही थी वो दरख्तों के झुंडों और झाड़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने आसपास के माहौल का पूरा जायजा लिया। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। एक बैलगाड़ी और एक ट्रक ज़रूर गुजरा था। हम वापस दवारका किया गया। करीम भाई उस शाम को जामनगर के लिए रवाना हो गया। जामनगर में एक बाज़ार है जिसका नाम पुराना बाज़ार है। उस बाज़ार में दुनिया जहान की हर शय मिल जाती है। करीम भाई ने यहाँ से वो सारा सामान और मिलिट्री पुलिस की गहरे सब्ज रंग की वर्दियाँ और टोपियाँ खरीदी जो उस ज़माने में भारतीय मिलिट्री पुलिस में पहनी जाती थीं। फौजी बूट और बेल्ट और एक नकली पिस्तौल और बेल्ट के साथ लगा था, और अपने लिए एक चाकू भी खरीद लिया। वो उसी रात वापस दवारका की पहुंच गया, मगर मुझे दूसरे दिन सुबह के वक्त आकर मिला। कहने लगा, मैंने सारा सामान लाकर अपने हाइड आउट में रख लिया है। असल में पुराना बाजार एक तरह का लंडा बाजार भी था। जिस तरह हमारे लंडे बाजार में इस्त्री की हुई पुरानी खाकी फौजी पतलूनें, कमीज़ें और फौजियों के कांधों पर लगाए जाने वाले फीते और बटन वगैरह मिल जाते हैं, उसी तरह ये चीज़ें पुराने बाजार से भी मिल जाती थीं। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, करीम भाई अब तुम्हें अहमदाबाद भी जाना होगा। वहाँ से टेबलेट बम की गोलियां और मैग्नेट बम बनाने के लिए ज़रूरी सामान भी लाना है। ये सारा सामान तुमने अपने अहमदाबाद वाले वीरान क्वार्टर के तय खाने में रखा हुआ है। हमें अपने कमांडो ऑपरेशन के लिए उसकी अशद ज़रूरत है। करीम भाई ने मुझे घूर कर देखा, फिर हल्के से तबस्सुम के साथ कहा, यह सारा सामान मैं अपने साथ लेकर ही दवारका की आया था। तुमने तो इसका जिक्र नहीं किया था, मगर मुझे मालूम था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह सामान मैंने अपने साथी रुस्तम भाई के मकान पर रखा हुआ है। मैंने बेख्तियार होकर करीम भाई का हाथ चूम लिया। वाकई ये शख्स इंतहाई जिम्मेदार मास्टर सिपाही था। मैंने उसे कहा कि दो काम बड़े ज़रूरी हैं जो हमें करने होंगे। पहला ये काम कि हमें किसी पोशीदा जगह पर बैठकर मैग्नेट टाइम बमों की ताकत को कम से कम 3 गुना ज़्यादा ताकतवर करना होगा। दूसरे, टेबलेट बम की गोलियों को सियाल शिकल देकर उसकी मुद्दत और मैदे में जाकर धमाके से फटने के दौरानिया को 4-5 मिनट से बढ़ाकर 10-15 मिनट तक करना होगा। करीम भाई भी मेरी तरह ही एक्सप्लोसिव का माहिर था। कहने लगा, ये काम भी जल्द हो जाएगा, तो इसकी तुम फिक्र न करो। अगर किसी शय की ज़रूरत पड़ी तो दवारका की शहर के एक बाज़ार में तेज़ाब और कलमी शुरा वगैरह हर शय मिल जाती है। सहपेर के वक्त रुस्तम गोहा या रुस्तम भाई ने आने के लिए कहा हुआ था, वो भी आ गया। उसने आकर इस बात की तस्दीक कर दिया
कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन हरिनाथ है पहली बार द्वारका की फोर्ट के असला के ज़ख़ीरे का दौरा करने और सिक्योरिटी की चेकिंग के लिए आ रहा है। इस तस्दीक ने मेरे कमांडो मिशन के ब्लूप्रिंट को मुकम्मल कर दिया। अब उस पर अमल करना ही बाकी था। रुस्तम ने कैप्टन हरिनाथ के जामनगर से बजरिया सड़क रवाना होने की जो तारीख बताई थी उसमें सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। अपने शेड्यूल के मुताबिक वो दूसरे रोज़ तीसरे पैर द्वारका की फोर्ट पहुंचने वाला था। करीम भाई मेरी स्कीम से पूरी तरह वाकिफ था। इस बड़े अहम मगर ख़तरनाक कमांडो ऑपरेशन में उसे मेरे साथ रहना था। रुस्तम भाई को हमने कुछ नहीं बताया था। अपने कमांडो मिशन के लिए हमें एक मिलिट्री एमपी जीप की भी ज़रूरत थी, मगर उसका इंतज़ाम होना मुश्किल था। मैंने मिलिट्री जीप के बगैर ही पूरी स्कीम जहन में तैयार कर ली थी। अब हमें इस पर टेबलेट किस्म के छोटे मगर इंतहाई धमाका खेज आतशी बम तैयार करने थे। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, हसन गुल ने मुझे कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हाई एक्सप्लोसिव्स की भी पूरी तरबियत दी थी। इस प्रो टेबलेट बम तो 15 के 15 अभी तक वैसे ही करीम भाई के अहमदाबाद वाले क्वार्टर के तहखाने में पड़े थे। उसका नुस्खा भी वहीं पड़ा था, लेकिन हमें ताकतवर बम बनाने का फार्मूला आता था। हमने रुस्तम भाई को वापस भेज दिया और ख़ुद बाज़ार में केमिकल्स वगैरह का ज़रूरी सामान खरीदने चल दिया। मैं आपको इसकी पूरी तफसील नहीं सुनाऊंगा, बस यूँ समझ लें कि हमने आधा दिन और आधी रात लगाकर 15 इंतहाई ताकतवर धमाका खेज आतिशगीर बम तैयार कर लिया। ये बम च्युइंगम की शक्ल के थे और मैंने उसे खांसी की गोलियों वाले चौकोर पैकेट में बंद करके अपने पास रख लिया था। उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। करीम भाई भी मेरे साथ समुद्री चट्टान वाली हाइडआउट में ही था। तमाम मुतलका सामान हम वहाँ साथ ले आए थे। ठीक 2 बजे हमने कमांडो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दिया। मेरी दाढ़ी मूछ जो बड़ी हुई थी उन्हें बड़े मुनासिब और शाइस्ता हद तक तुरशवा लिया था। बाल जो गर्दन तक आए हुए थे उनकी भी ऐसी हजामत बनवा ली थी जैसी फौजी अफसरों की हुआ करती है। हमने मिलिट्री पुलिस के जवानों की वर्दियां पहन लिया, सर पर मिलिट्री पुलिस की सुर्ख बैरेट कैप रख लिया, हाथों में सफ़ेद दस्ताने पहन लिया, बाजों के साथ एमपी के सुर्ख बले लगा लिया। हम दोनों की बेल्ट के साथ पिस्तौल के होल्स्टर लगे हुए थे। मेरे होल्स्टर में नकली पिस्तौल था, जबकि करीम भाई के होल्स्टर में असली भरा हुआ पिस्तौल था। ये हंगामी सूरत हाल के लिए था। करीम भाई को मैंने एक कमांडो चाकू भी दे दिया था। करीम भाई भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो था। मेरी पतलून की जेब में 2 बड़ी अहम चीज़ें थीं। एक डब्बी जिसमें 15 च्युइंगम की गोलियों की तरह के धमाका खेज बम थे और एक नायलॉन की मजबूत बारीक रस्सी का टुकड़ा था। मैंने अपने पास असली पिस्तौल या कमांडो चाकू इसलिए नहीं रखा था कि मुझे ये चीज़ें अपने कमांडो ऑपरेशन में कम अज़ कम कैप्टन हरिनाथ पर इस्तेमाल नहीं करनी थी। हमारे पाँव में फौजी बूट थे जिसके अंदर पतलून के पांचे देकर हमने तस्मे बांध लिया। जब हम पूरी तरह तैयार होकर हाइडआउट से बाहर निकले तो हम पूरे इंडियन मिलिट्री पुलिस के फौजी जवान लग रहे थे। हम सहेली चट्टानों के पीछे से होकर बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ हमने एक टैक्सी लिया और द्वारका की से जामनगर जाने वाली सड़क की तरफ रवाना हो गया। सड़क पर आकर हम अपने सपाट से कोई आध फरलांग पीछे उतर गया। यहाँ से हम पैदल चलते जामनगर द्वारका की रोड पर उस जगह आ गए जहाँ से एक पतली सड़क निकल कर ताड़ नारियल के दरख्तों और ऊंची ऊंची झाड़ियों की तरफ चली गई थी। यही वो जगह थी जहाँ मैं कमांडो एक्शन शुरू करना था, जहाँ हमें इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए अपनी जान की बाजी लगानी थी। इस वक्त हमें अगर कोई फिक्र या परेशानी थी तो सिर्फ इस बात की थी कि कहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन हरिनाथ ने अपना शेड्यूल न तब्दील कर लिया हो और वो ना आया। मैंने भी उस कैप्टन की शक्ल नहीं देखी थी, बस अंदाजे से मुझे उसकी शनाख्त करनी थी और फौजी जीप देखकर उसे रोकना था। इस दौरान सड़क पर से एक फौजी ट्रक गुजरा जो जामनगर की तरफ से आ रहा था। उसमें बैठे हुए इंडियन फौजियों ने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाया। हमने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। वो हमें इंडियन मिलिट्री पुलिस के जवान समझ रहे थे। फौजी ट्रक के ड्राइवर ने एमपी के 2 जवानों यानी हमें देखकर ट्रक रोकना चाहा, मगर हमने इशारा किया कि गुजर जाओ। वो यही समझे थे कि हम चेकिंग के लिए खड़े हैं। उसी वक्त दिन की रोशनी कम होना शुरू हो गई थी। मैं चाहता था कि कैप्टन हरिनाथ की जीप को अगर आना है तो वो शाम का अंधेरा होने से पहले पहले आ जाए। अंधेरा हो जाने पर जीप की हेडलाइट्स रोशन हो गया और उनकी रोशनी में फौजी जीप की दूर से पहचान मुश्किल हो गया। हम सड़क की एक जानब खड़े थे। करीम भाई खामोश था और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देख लेता था।
हमारी नज़रें जामनगर को जाती सड़क पर लगी थीं। जामनगर की तरफ से लारियां, बैलगाड़ियां और ट्रक वगैरह थोड़े थोड़े वक्फे से गुजर जाते थे। इसके बाद सड़क कुछ वक्त के लिए बिल्कुल खाली हो जाती थी। करीम भाई कहने लगा, कहीं कैप्टन ने शेड्यूल तो नहीं बदल लिया। मैंने दूर सड़क पर निगाहें जमा रखी थी। मैंने उसी तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर वो कल या परसों आने वाला हो गया तो हम कल या परसों भी इस जगह उसके स्वागत को मौजूद होंगे। बस ये दुआ करो कि वह ट्रेन या हवाई जहाज से ना आ जाए। ऐसी सूरत में हमारा कमांडो मिशन फेल हो जाएगा। दिन की रोशनी मजीद कम हो गई थी। सूरज द्वारका के शहर के पीछे गरूब हो रहा था। मैं मुसलसल सड़क पर दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे दूर सड़क पर एक सियाह धब्बा सा उभरता नजर आया। ये धब्बा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। मैंने करीम भाई से कहा, दोस्त अलर्ट हो जाओ। करीम भाई सड़क की दूसरी जानब जाकर बिल्कुल मेरे मुतवाजी फौजी जवानों की तरह टेंशन खड़ा हो गया। मेरी नज़रें मुसलसल उस धब्बे को देख रही थीं जो दूर तक सीधी सड़क पर अब वाज़ेह हो गया था। ये फौजी जीप थी। मैंने अपने दस्ताने वाले हाथों की उंगलियों को वर्जिश के अंदाज में 2-3 बार हरकत दिया और अटेंशन हो गया। मैंने करीम भाई से कहा, टारगेट करीब आ रहा है, मैं बात करूंगा, ओके? ओके, करीम भाई ने जवाब दिया और खामोश हो गया। फौजी जीप में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ मुझे एक फौजी अफसर और पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ दूसरा फौजी साफ नजर आ रहा था। मैं जल्दी से सड़क के दरमियान में आ गया और ट्रैफिक सर्जेंट की तरफ बायां हाथ ऊपर उठाकर दाएं हाथ से छोटी सड़क की तरफ इशारा कर दिया। फौजी जीप सड़क से उतरकर उस जगह खड़ी हो गई जहाँ से छोटी सड़क बड़ी सड़क से निकलकर नारियल के झंडों और ऊंची झाड़ियों की तरफ जाती थी। ड्राइविंग सीट पर इंडियन फौज के कैप्टन की हरी वर्दी में मलबूस एक दरमियाने कद काठ का आदमी बैठा था। उसने अंग्रेजी में चिल्लाकर पूछा, क्या बात है जवान? मैं क्विक मार्च करता जीप के पास आ गया, एड़ियां जोड़कर बड़े जोर से कैप्टन को सलूट मारा। करीम भाई भी मेरे पीछे पीछे इसी तरह कवायद करता आया और उसने भी जोर से सलूट किया। मैंने कहा, सर, मुझे द्वारका की गरीजन के ऑफिसर कमांडिंग साहब ने आपको लेने भेजा है। सर, आपका शुभ नाम कैप्टन हरिनाथ है ना? कैप्टन हरिनाथ ने बेजारी से कहा, मैं कैप्टन हरिनाथ ही हूँ, मगर इधर तुम जंगलियों ने हमें किस लिए रोका है? मैंने एक बार फिर एड़ियां जोड़कर सलूट मारा और कहा, सर, आगे सड़क पर समंदर की बाढ़ का पानी आ गया है, सड़क डूब गई है, मैं आपको गाइड करूंगा सर, हम उस चौड़ी सड़क से होकर जाएंगे सर। कैप्टन हरिनाथ ने सख्त बेजारी के अंदाज में सर हिलाया और पूछा, तुम्हारी जीप कहाँ है? सर, आगे बड़ी सड़क के पास खड़ी है। मैंने फौरन अटेंशन होकर जवाब दिया। एक जवान को पीछे बिठा लो और मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम यहाँ आ जाओ, जल्दी करो, डबल से। कैप्टन हरिनाथ ने अपने उर्दली से कहा। हम डबल से चलते जीप में आकर बैठ गया। करीम भाई पिछली सीट पर उर्दली के साथ बैठ गया। मैं अगली सीट पर कैप्टन हरिनाथ के पहलू में बैठ गया। मैंने जिस जाविया से अटैक करना था वो जाविया बना लिया था। करीम भाई की तरफ ध्यान देने का मेरे पास वक्त नहीं था। कैप्टन हरिनाथ ने सख्त बददिली के साथ अंग्रेजी में गाली देते हुए जीप चौड़ी सड़क पर डाली और उसका रुख नारियल के दरख्तों की तरफ कर दिया। मैंने सिर्फ आधे सेकंड के लिए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैं देखना चाहता था कि पीछे बड़ी सड़क खाली है कि नहीं। बड़ी सड़क शाम के धुंधलक्के में खाली पड़ी थी। मैंने देख लिया था कि कैप्टन हरिनाथ का पिस्तौल होलिस्टर में बंद उसकी बेल्ट के साथ लगा था। मुझे जो कुछ करना था पलक झपकने में करना था और कैप्टन हरिनाथ पलक झपकने में होलिस्टर में से पिस्तौल निकालकर मुझ पर फायर नहीं कर सकता था। मेरे मजबूत बाजुओं की मछलियां फड़फड़ाने लगी थीं। टारगेट मेरे पहलू में बैठ गया था। सोचने का वक्त गुजर चुका था, अब एक्शन का वक्त था। एक बिजली को अचानक चमकना था और कैप्टन हरिनाथ पर कहर बनकर टूट पड़ना था।